बिहार के आरा में रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या। गुस्साए समर्थकों ने की आगजनी और तोड़फोड़। नीतीश कुमार ने कहा, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गेहूं खरीदी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, सरकार ने निभाया अपना वादा। किसानों से खरीदा गया गेहूं का एक एक दाना। कृषि विकास दर 10% से ज्यादा करने का लक्ष्य। विवादित बयान देकर फिर फंसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल। छत्तीसगढ़ राज्य के औचित्य पर उठाए थे सवाल। उमरिया के नेरोजाबाद कोल माइंस का कर्मचारी निकला करोड़पति। सीबीआई को मिश्रा के घर से 80 लाख रुपए नगद समेत 1.5 किलो सोना और 2 किलो चांदी मिली। भोपाल के जेपी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों का आरोप, एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने से गई जान। डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, पूरी खबर के साथ मैं हूं विजय मांडगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की एक घटना से। बिहार में रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया की अज्ञात हमलावरों ने आज तड़के गोली मारकर हत्या कर दी। घटना भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के कातिरा क्षेत्र में हुई। बताया जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर सिंह सुबह 4 बजे टहलने निकले थे, तभी रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए करीब 40 गोलियां दागी। हत्या के बाद से ही रणवीर सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर में तोड़फोड़ कर आगजनी की। शहर में तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस घटना के बाद से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं फिर से बिहार में खूनी संघर्ष का दौर न शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है रणवीर सेना के मुखिया की, जिनकी हत्या कर दी गई है। दूसरी तस्वीर में वो जगह जहां हत्या हुई है, और तीसरी तस्वीर हत्या के बाद पैदा हुए तनाव के माहौल की। मध्य प्रदेश की विकास दर 10.2% हो गई है और कृषि विकास दर 9% के पार जा चुकी है। अब प्रदेश सरकार ने कृषि विकास दर को 10% के पार ले जाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास बढ़ने में कृषि का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने 84 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जो कहा सो कर दिखाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका अंदाज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। गेहूं खरीदी का भारी भरकम लक्ष्य, खरीदी के दौरान आई अड़चने, राजनीतिक दांव-पैंच, इन सब से पार पाते हुए आखिरकार सरकार ने 31 मई तक 84 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। इसमें से 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण भी कर लिया गया है। मैंने किसानों से कहा था प्रदेश के कि उनके गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। जो कहा था वो किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में आर्थिक विकास दर 10.2% के साथ देश को मजबूती दे रही है और लक्ष्य इससे कहीं आगे बढ़ने का है। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर एवरेज पूरी पंचवर्षीय योजना की 10.2% रही है। जब देश की आर्थिक विकास की दर गिर रही है लगातार, चिंता का भी कारण है वो। तब मध्य प्रदेश आज एक ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जो लगातार आर्थिक विकास दर बढ़ाकर देश की आर्थिक विकास दर को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कि हमारी कृषि विकास दर, जहां देश की एवरेज कृषि विकास दर 2% के कुछ ऊपर है लगभग, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 9% के ऊपर गई है। मुख्यमंत्री इस दौरान केंद्र सरकार के दिए गए जख्मों को भी याद करना नहीं भूले। उन्होंने ये जरूर दोहराया कि केंद्र ने बारदाना मुहैया करवाने में जो सौतेला बर्ताव किया, उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य हासिल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र से वो लगातार प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अब उन्होंने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ चिट्ठी लिखी है जिसमें केंद्र ने किसानों को तुलाई, ढुलाई और सिलाई के लिए मिलने वाला पैसा देने से इनकार कर दिया है।
अगर बारदाने का संकट नहीं आता, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, तो खरीदी में क्योंकि 5 अप्रैल तक हमारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही थी, क्योंकि हमारे पास बारदाने उपलब्ध थे। हम SMS करके किसान को बुलाते थे और उसी दिन उसका गेहूं तौल लिया जाता था। किसानों के मन में भी संतोष था, लेकिन जो बारदानों की अपेक्षित संख्या थी जिसके लिए हमने पैसा जमा किया था, जब वो बारदाने हमको उपलब्ध नहीं हुए, तब फिर ये दिक्कत आनी शुरू हुई और इसलिए फिर हमने खुला भंडारण भी, हमने फिर SDP बैग्स में भी लगभग 35,000 जो गठाने थी SDP बैग की हम लोगों ने उपयोग किए। प्रदेश सरकार के लिए गेहूं खरीदी का लक्ष्य हासिल करना किसी महाअभियान से कम नहीं था। इस अभियान पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए थे। अब चुनौती बचे हुए गेहूं के भंडारण और 84 लाख मीट्रिक टन गेहूं को सही सलामत रखने की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश सरकार इसमें कामयाब होगी। प्रसन्ना शाहणे, बंसल न्यूज, भोपाल। तो प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदने का काम तो पूरा कर लिया है और आप जैसा कि जानते हैं कि बारदाने को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में एक लंबी खींचतान हुई थी और अब इस पूरे मामले में एक नया पेंच आ गया है। राज्य सरकार ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गेहूं खरीदी और भंडारण के बीच बारदाने की सिलाई और हम्माली के पैसे देने से इनकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की है। वहीं कांग्रेस ने भी मोर्चा संभालते हुए केंद्र से प्रदेश में गेहूं खरीदी की CBI जांच कराने की मांग कर डाली है। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी के बाद राज्य सरकार ने फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बारदानों की सिलाई, हम्माली और परिवहन का खर्चा देने से इनकार कर दिया है, जबकि ये खर्च केंद्र ही उठाता है। लेकिन इस साल रिकॉर्ड खरीदी करने के बावजूद भी केंद्र ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पैसा देने की मांग की है। किसानों का एक एक दाना मध्य प्रदेश की सरकार ना खरीद ले, जब तक इस सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे और इस पूरे मामले की CBI इंक्वायरी नहीं हो जाए। CBI इंक्वायरी के बाद में सारे तथ्य सामने आने के बाद ही केंद्र इनको पेमेंट करे, क्योंकि 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से केंद्र इनको पेमेंट करता है। तो केंद्र को पेमेंट करने के पहले सारी इंक्वायरी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये फर्जी बिल बना के पेमेंट ले लेते हैं, उसको रोकना चाहिए। ऐसा हमने केंद्र से निवेदन किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने खुद को किसान हितैषी बताने के लिए व्यापारियों और PDS का गेहूं खरीदा है, इसलिए पार्टी के नेताओं ने केंद्र से पूरी खरीदी की CBI जांच कराने की मांग की है। हम उनसे अभी तो आग्रह करेंगे कि वो जो उनने वादा किया था कि इसका पैसा वो देंगे, हम्माली का और बाकी चीजों का, क्योंकि FCI के लिए हम खरीद रहे हैं, वो उनको देना चाहिए। पहले बारदाने की कमी को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार ने केंद्र को घेरने की कोशिश की थी। अब जब मामला भुगतान का है तो माना जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं के दबाव में केंद्र इतनी आसानी से राज्य सरकार को भुगतान करने वाली नहीं है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक नया टकराव सामने आता दिखाई दे रहा है। मनीष कांत जैन, बंसल न्यूज, भोपाल। महेश्वर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जातिगत रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है, तो कांग्रेस की नजरें बलई और भिलाला समाज के वोट पर है। कांग्रेस ने पूरे विधानसभा क्षेत्रों को सेक्टर के आधार पर बांटकर जाति विशेष के नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। महेश्वर उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं सहित कई मंत्रियों ने चुनाव क्षेत्र में अपना डेरा जमा लिया है। बीजेपी और कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर जातिगत समीकरणों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,76,000 मतदाता हैं, जिसमें 40,000 बलई समाज के और 25,000 पाटीदार समाज के मतदाता हैं। इसके अलावा गुर्जर समाज के मतदाताओं की संख्या 10,000 है, तो वहीं भिलावा समाज के 25,000 और राजपूत समाज के करीब 15,000 मतदाता हैं। इलाके में अल्पसंख्यक बुनकर समाज के मतदाताओं की संख्या भी करीब 4,000 है। बीजेपी को सबसे ज्यादा डर बलई और भिलावा समाज से है। बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान इन समाज के क्षेत्रों में विशेष नजर रखे हुए हैं। महेश्वर विकास से महरूम न रहे, विकास की गंगा महेश्वर में बहे, इसलिए महेश्वर की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही इस चुनाव में जिताएगी और प्रदेश की जनता का साथ देगी। हालांकि कांग्रेस जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ने से इंकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी सत्ता पक्ष की रणनीति का जवाब देने की ठान ली है और अलग अलग समाज के कद्दावर नेताओं को महेश्वर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के पास सभी धर्मों के नेता हैं। अगर आप जैन समाज की बात करें तो ललित जैन इंदौर से जा रहे हैं,
अगर आप SC/ST की बात करें तो खुद भूरिया जी ST वर्ग से हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। विजय लक्ष्मी साधो जो SC वर्ग से वो वहाँ पर पहुँच रही है। यादव समाज की तरफ से अरुण यादव जी पहुँच रहे हैं। खुद ठाकुर समाज की ओर से हमारे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस तरह एक समन्वय हमने बनाया है, सभी जातीय धर्मों के नेता भी वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि भाजपा का जो कुशासन है और जो सामाजिक व्यवस्था उन्होंने इन 8 सालों में इस प्रदेश की खराब की है, जो प्रदेश में जो बदहाली है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने के लिए इस चुनाव में कांग्रेस मुद्दे उतरेगी। वैसे इस सीट पर कांग्रेस को वलई समाज और भिलावा समाज के वोट ज्यादा मिलते हैं, जिनके सहारे कांग्रेस प्रत्याशी अब तक चुनाव जीतते आ रहे हैं। जहां बीजेपी ने इन वर्गों पर ध्यान केंद्रित कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं कांग्रेस की इस बार रणनीति बीजेपी को उसी अंदाज में जवाब देने की है। मनीष कांत जैन, बंसल न्यूज, भोपाल। और इसी चुनाव की गहमा गहमी में एक व्यक्ति से 26 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इन रुपयों को बीजेपी का काला धन बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष चुनाव को प्रभावित करने के लिए धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। गुरुवार की रात पुलिस ने महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से एक युवक के पास से 26 लाख रुपए नकद ले जाते हुए पकड़े। रुपयों का युवक कोई हिसाब नहीं बता पाया। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह धन सत्ता पक्ष का काला धन है और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इन रुपयों का इस्तेमाल किया जाना था। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष भूमाफियाओं और बाहुबलियों के दम पर चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दो तरह से चुनाव लड़ रही है, एक तो प्रशासन के बल पर और दूसरा पैसे के बल पर। महेश्वर की जनता को तय करना है कि क्या इंदौर के भूमाफिया महेश्वर में भी प्रवेश कर जाएं। इंदौर के बाहरी सब तरह के माफिया क्या इस पवित्र नगरी महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ घुसपैठ रखे, ये क्षेत्र की जनता को तय करना है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, किसकी गाड़ी है, किसका पैसा है और इसका खुलासा होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। बीजेपी इस चुनाव को जीतकर उपचुनाव में लगातार चौथी जीत दर्ज कराना चाहती है, तो कांग्रेस अपनी इस परंपरागत सीट को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। महेश्वर से फरीद शेख के साथ मनीष कांत जैन, बंसल न्यूज, भोपाल। और अपने हमेशा विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। भोपाल में अपने बयान में नंद कुमार पटेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया। नंद कुमार पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग होना निराशाजनक है। पटेल के इस बयान के बाद प्रदेश में नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसका हर तरफ विरोध हो रहा है। जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में जो हालात है उससे अच्छा होता कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं होता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल का ये वो बयान है जिसने गर्मी से झुलसते प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है। एक निजी कार्यक्रम में भोपाल आए नंद कुमार ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अपना ये दर्द बयां किया। वहीं प्रदेश के गठन के लिए संघर्ष करने वाले इस बयान को बचकाना बता रहे हैं। इस तरह का बचकानी जो बयान नंद कुमार पटेल ने किया है, इस तरीके की बात करना एक राजनेता को, वो भी विपक्ष का, जितना जवाबदेही सत्ता पक्ष का होता है उतनी बराबरी का जवाबदेही विपक्ष का होता है। ये इन लोगों की आक्रामण्यता, गैर जवाबदाराना बयानबाजी है। वहीं अब अपने बयानों के चलते खुद को घिरता देख नंद कुमार अब अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। अपने बयान को बदलते हुए अब नंद कुमार पटेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए रमन राज्य से अच्छा मध्य प्रदेश में रहना बताया। अब इस राज्य के बनने का सपना तो चूर हो गया, लेकिन हम कांग्रेस जन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के साथ हैं
और रमन सिंह जी को हटाकर ही अब यहाँ के राज्य के बनने का औचित्य सिद्ध होगा। अगर रमन सिंह जी रहते हैं तो ये राज्य क्यों बना, ऐसा यहाँ के वासियों का प्रश्न चिन्ह है। निराश हैं। इसके पहले भी नंद कुमार पटेल बस्तर के विभाजन की मांग कर विवादों में आ चुके हैं। अब एक बार फिर राज्य गठन की बात पर नंद कुमार को विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। मोहन तिवारी, रायपुर। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के इस बयान पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि 2 बार छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर रहने की वजह से नंद कुमार पटेल की निराशा साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये नंद कुमार की व्यक्तिगत बात हो सकती है कि उसकी पार्टी लगातार चुनाव में हारती जा रही है तो उसको अब छत्तीसगढ़ खराब लगने लगा। पर छत्तीसगढ़ हम सबके भावनाओं का सम्मान और जो आज ग्रोथ हो रहा है, जो विकास हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो उम्मीद और आशा छत्तीसगढ़ के लोगों में बनी है, उनकी निराशा मैं समझ सकता हूँ। रायसेन के बरेली में 7 मई को किसानों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद गिरफ्तार भारतीय किसान संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा समेत 6 लोगों को जमानत मिल गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश आर.के. श्रीवास्तव की अदालत ने सभी लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। इस मामले में पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से शिव कुमार शर्मा समेत 6 लोगों को छोड़कर बाकियों की पहले ही जमानत हो चुकी थी। आपको बता दें कि 7 मई को किसानों ने शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन किया था। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुए विवाद में एक किसान की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी किसानों ने दर्जनों वाहनों में भी आग लगा दी थी। बरेली में किसानों और पुलिस के बीच हुए विवाद के मामले की जांच करने पहुंचे गृह विभाग के अपर सचिव इंद्रनील शंकर दानी का किसान संघ के पदाधिकारियों ने बहिष्कार कर दिया। दरअसल सरकार ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा दानी को सौंपा है। अब वे बरेली में किसानों के बयान लेने पहुंचे तो किसान संघ के पदाधिकारियों ने ये कहकर बयान देने से इनकार कर दिया कि किसानों पर पुलिस बयान न देने के लिए दबाव बना रही है। फिलहाल कुछ ही किसानों ने इस पूरे मामले में अपने बयान दर्ज कराए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक राजधानी में खाद्य विभाग की टीम की छापामार कार्रवाई जोरों पर है। इसी सिलसिले में खाद्य विभाग की टीम ने शीशा हुक्का लाउंज पर छापामार कार्रवाई की। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में स्थित शीशा हुक्का लाउंज पर छापे के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने अल फकरी नाम के वनीला फ्लेवर के सैंपल लिए हैं। छापामार कार्रवाई में की गई टीम में ड्रग और फूड इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई है और फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि यदि वनीला फ्लेवर में निकोटीन और तार की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो लाउंज संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल टीम ने फ्लेवर के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। शहर में जितने हुक्का लॉन्जेस हैं सबके इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो यहाँ पर ये फ्लेवर में यूज़ करते हैं, ये जैसे अल फकरी ये फ्लेवर लिखा है हुक्के में, बट एक्चुअली क्या है कि इसमें निकोटीन की मात्रा 0.05% इन्होंने डिक्लेयर करी है। तो इसका हम लोगों ने सैंपल लिया और उसमें ये चेक कराएंगे इसमें एक्चुअल निकोटीन की मात्रा कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है। फिर दूसरा इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग ये चेक करते हैं यहाँ पर कोई अवयस्क बच्चे लोग तो नहीं आके ये इसका सेवन कर रहे हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसे एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है, जबकि अस्पताल प्रशासन आरोपों से पल्ला झाड़ रहा है। बरखेड़ा पठानी के रहने वाले संतोष कुशवाहा को सीने में दर्द उठने के बाद 31 मई की रात जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार शुरू होने की कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों का आरोप है कि डॉक्टर ने संतोष को जो इंजेक्शन लगाया उस पर एक्सपायरी डेट 1 अप्रैल 2011 लिखी हुई थी। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन लगते ही संतोष के मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई और उसके नाखून भी नीले पड़ गए और इसके तुरंत बाद संतोष की मौत हो गई। हार्ट की उसको मतलब छाती में दर्द था करीब 3 बजे, तो मेरे को फ़ोन किया था तो मैं घर से आया 3 बजे, 108 किया और 1250 हम लोग आए तो उसको वो इंजेक्शन लगाया, वाटर लगाए। इसके बाद 2-5 मिनट बाद फैन आना चालू हो गया और 10 मिनट बाद डॉक्टर बोलता है ख़त्म हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही, एक्सपायरी डेट का है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं संबंध में? डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलने को तैयार है। एक्सपायरी इंजेक्शन है, इंजेक्शन में 1/4/11 की डेट लिखी हुई है,
जिससे ये साबित होता है कि इंजेक्शन 1 साल पुराना है। तो इसी वजह से शायद ये क्या चाहते, कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और सरकार से भी मदद चाहते हैं। इधर संतोष की मौत को लेकर अस्पताल प्रबंधन की कहानी कुछ और ही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि संतोष जब अस्पताल आया था तब उसकी हालत बहुत खराब थी और इस संबंध में संतोष के परिजनों को भी अवगत करा दिया गया था। 4 बजे के करीब काफ़ी सीरियस अवस्था, काफ़ी गंभीर अवस्था में आया था और उसकी स्थिति के बारे में उसके साथ वालों को बता दिया गया था और उसके साथ में हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी का कोई संबंधी भी था, उनको बता दिया था कि बहुत सीरियस है और आप चाहें तो ले जाएं, पर चूँकि इसकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि उसको हम ट्रांसपोर्ट कर पाते, तो डॉक्टर ने उस समय जितना कर सकते थे उसको हॉस्पिटलाइज करके उसके 3 ECG किए, उसको जो आवश्यक मेडिसिन दे सकते थे उसकी तकलीफ़ कम करने के लिए वो दी, पर उसका बचना मुश्किल था, ऐसी स्थिति थी उसकी। अस्पताल प्रबंधन ने जब मृतक के रिश्तेदारों की सुनवाई नहीं की तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने भी PM रिपोर्ट नहीं आने तक FIR करने से साफ इनकार कर दिया। कैमरामैन नवीन के साथ राकेश चतुर्वेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। भोपाल की पिपलानी पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि रबड़ी खाने के शौक ने इन्हें वाहन चोरी के लिए मजबूर किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 मोटरसाइकिल बरामद की है। उन्हें था रबड़ी खाने का शौक, पैदल जाना पड़ता था बजरिया, चुराने लगे वाहन और पहुंच गए सलाखों के पीछे। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में खड़े रोहित और लखन की अब तक की यही कहानी सामने आई है कि दोनों को रबड़ी खाने का शौक था और उसी शौक को पूरा करने के लिए उन्हें पिपलानी से बजरिया पैदल जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने जुर्म की दुनिया में दस्तक दी। पहले तो उन्होंने अपनी जरूरत के लिए 1-2 दुपहिया वाहन चोरी किए, लेकिन धीरे धीरे चोरी इनकी फितरत बन गई। आरोपियों ने 20 वाहनों की चोरी कबूल की है, जिनमें इनके कब्जे से 16 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। 4 मोटरसाइकिल बरामद करना बाकी है। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ राकेश गौतम, बंसल न्यूज, भोपाल। अब बात है एक ऐसे दूल्हे की जो गिरफ्तारी के डर से अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं पहुंचा। यहां तक कि उसने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया तक बदल लिया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक पुलिस को चकमा नहीं दे सका। कौन है वो दूल्हा, क्या है उस पर आरोप, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुल्हन करती रही इंतजार, रिसेप्शन में नहीं पहुंचा दुल्हा क्योंकि दुल्हा हो गया था फरार। पुलिस के डर से बदला हुलिया। जी हां, पिता नासिर के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़े जाकिर की कुछ यही कहानी है। जाकिर का कहना है कि उसकी लंबी दाढ़ी थी, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो हो गया क्लीन शेव। दरअसल 19 मई को जाकिर की शादी का रिसेप्शन था, लेकिन परिजनों को भनक लग गई कि चोरी का ट्रक काट कर कबाड़ में बेचने के आरोप में पुलिस जाकिर और उसके पिता नासिर की तलाश में घर पर छापा मारने वाली है। जिस वक्त ये खबर लगी, जाकिर की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। भनक लगते ही नासिर और जाकिर मौके से फरार हो गए और परिजनों को रिसेप्शन दुल्हे की गैर मौजूदगी में ही करना पड़ा। डंपर वगैरह थे हमारे यहाँ कारखाने में आए थे, उसको ले आए कटवा दिए थे, इसीलिए केस बन गया। कितने डंपर कटवाए? 3 डंपर। इसके अलावा भी और भी डंपर। पुलिस के मुताबिक नासिर और जाकिर मिलकर ट्रक और बस की बॉडी बनवाने का काम करते हैं। दोनों आरोपी क्रेन से किसी भी गाड़ी को उठवाकर उसके सभी पार्ट अपने गैरेज में अलग कर बेच देते थे। कुछ दिनों पहले जो ये जाकिर है, इसका रिसेप्शन था शादी का और हमारी पुलिस वहाँ पर गोपनीय ढंग से वहाँ पर लगी हुई थी, परंतु इन आरोपियों को जो है जानकारी लग गई। इसके बाद वो अपनी रिसेप्शन में नहीं आया, वहाँ से गायब हो गया। आरोपियों ने पुलिस के सामने 3 ट्रक की चोरी कबूल की है। तीनों वाहन भोपाल के गौतम नगर और कोहिफिजा इलाके से चुराए गए थे। राकेश गौतम, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप इन तमाम खबरों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.bansalnews.com। नमस्कार।